नाम है नेम रिजॉल्विंग। नाम से आपको नजर आ रहा होगा डीएनएस है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपकी डोमेन और आपका इंटरनेट डीएनएस के बगैर नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं बजाय इसके कि मैं डोमेन बनाऊं और उसमें मैं आप जब डीएनएस आएगा तो मैं आपसे कहूं कि मैं बाद में बताऊंगा, नो, मैं पहले डीएसपी करवा दूंगा, डीएनएस भी करवा दूंगा, फिर डोमेन करवाऊंगा। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर आज का मेरा टॉपिक है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि नेम रिजॉल्विंग आज का मेरा टॉपिक है, कि नेम को रिजॉल्व करना। क्या मुराद है इससे, ये मैं बता देता हूं आपको। इससे मुराद ये है कि मैं मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूंगा और मशीन उसके बदले में मुझे नेम प्रोवाइड करेगी, नेम रिजॉल्व करेगी। ये भी हो सकता है कि मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूं और मशीन मुझे नेम रिजॉल्व करके दे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं मशीन को नेम दूं और मशीन मुझे रिजॉल्व करके उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूं अपने ही लैपटॉप पे जिसके ऊपर मेरा इंटरनेट चल रहा है। तो जरा गौर कीजिएगा, मैं करता हूं पिंग www.yahoo.com। अगर आप गौर करें तो मैंने जब yahoo.com को पिंग किया तो किसी सर्विस ने इस नाम को आईपी में ट्रांसलेट करके मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये जो सर्विस है ना, ये जो सिस्टम है जो नाम को आईपी में और आईपी को नाम में ट्रांसलेट करता है, इसको आप डीएनएस कहते हैं। तो आप क्या है, अब मैं इसके अलावा एक और चीज भी लिखूंगा और वो लिखूंगा विंज सर्वर, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि पुराना नेटवर्क कहीं पे आप देखें वहां पे विंज सर्वर नजर आ जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएनएस भी यही काम करता है, नेम रिजॉल्विंग करता है, और विंज भी यही काम करता है। फर्क क्या? डीएनएस कहता है कि मैं जो नाम रिजॉल्व करता हूं FQDN, मैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को रिजॉल्व करता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास आप कुछ भी लिखोगे xyz.abc.com, whatever, ऐसा नाम जिसके अंदर डॉट आ रहा होगा उसको हरारिकल नेम कहते हैं, उसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं, और मजेदार की बात है उसको होस्ट नेम भी कहते हैं। होस्ट नेम, ऐसा नाम जिसमें डॉट आ रहा होगा। डॉट क्यों आएगा वो मैं अभी एक छोटा सा सिनेरियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि डीएनएस की जरूरत क्यों पेश आई। डीएनएस के पहले विंज भी तो था ना, लेकिन विंज कहता है मैं जो नाम ट्रांसलेट करूंगा वो फ्लैट नेम। फ्लैट नेम कौन सा होता है? ये ऐसा नाम होता है जिसमें विदाउट डॉट होता है। मिसाल के तौर पे PC1 हो गया, PC2 हो गया, PC3 हो गया, इसको कहते हैं फ्लैट नेम। फ्लैट नेम, ओके। तो डीएनएस जो है ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है, रिजॉल्व करता है इनटू आईपी, एंड आईपी इनटू फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और विंज जो है वो सिर्फ फ्लैट नेम को आईपी में ट्रांसलेट कर सकता था, या आईपी को फ्लैट नेम में ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या ये दोनों सर्वर्स हैं जो कि ये काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको स्टैटिक नेम रिजॉल्विंग का तरीका भी बता देता हूं। स्टैटिक नेम रिजॉल्विंग हम इसको यूज करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैं अब आपको समझा देता हूं। आपके पास एक फाइल है, उस फाइल का नाम है होस्ट फाइल। होस्ट फाइल जो है ये मौजूद होगी सी के अंदर, विंडोज की डायरेक्टरी के अंदर, एक system32 के अंदर, ठीक है, और ड्राइवर्स के अंदर एक etc का फोल्डर है, वहां पे ये फाइल मौजूद होगी। और उस फाइल के अंदर आप नेम और आईपी एड्रेसेस अगर इंटर कर दोगे मैन्युअली तो वो फाइल आपको हेल्प करेगी नेम रिजॉल्विंग में। ठीक है, लेकिन अगर ये काम आप किसी सर्वर के थ्रू करना चाहते हैं तो ये काम डीएनएस भी कर सकता है, विंज भी कर सकता है। विंज अब इस्तेमाल नहीं होता, डीएनएस इस्तेमाल होता है। एक बात याद रखिएगा, डोमेन कंट्रोलर विदाउट डीएनएस नहीं चल सकता। जब आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे, अपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन वो आपसे पूछेगा
कि डीएनएस कहाँ पे है, क्योंकि आपकी जो डोमेन होगी उसका नाम हायरार्किकल नेम होता है, जैसे easyexpert.com हो गया, easyexpert.pk हो गया या cisco.com हो गया। तो इसी तरह से आप जो भी डोमेन बनाएंगे उसका एक हायरार्किकल नेम होगा और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें डीएनएस की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इसको समझते हैं। जी, सबसे पहला सिनेरियो जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, मैं इसको आपको, सर ये पिक्चर बनाई आपने? अच्छा ठीक है, मैं इसको आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ये पिक्चर आपके पास पहुंच जाएगी। ये लें जी, ये पिक्चर आपको मैंने शेयर कर दी है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बनाने लगा हूँ। सिनेरियो को आपने जरा गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। मेरे पास यहाँ पे यूं समझे एक स्विच है, बस ज्यादा बड़ी एग्जांपल ही लूंगा, 2 स्विच हैं और 3 स्विच है। और यूं समझे कि ये जो पहला स्विच है ये जिस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है उस डिपार्टमेंट का नाम जो है वो सिस्को है। ये जो दूसरा स्विच जिस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है उसका नाम है फॉर एग्जांपल जूनिपर। और ये तीसरा जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है फॉर एग्जांपल एडमिन। फॉर द टाइमिंग यही समझ लें। अब जाहिर बात है कि सिस्को डिपार्टमेंट में आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर होगा, यहाँ पे भी कंप्यूटर होगा, यहाँ पे भी कोई कंप्यूटर होगा, जाहिर बात है, और यहाँ पे भी कोई कंप्यूटर होगा। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर। एक मैं मिसाल दूंगा, इसको आप सिर्फ समझने के हद तक इसको समझना। अगर मैं कहूं कि मेरे ये कंप्यूटर जो है इसका नाम PC1 है और इसका नाम PC2 है और ये सारा एक ही नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है ये सारा। और यहां पे मैं एक IP एड्रेस देता हूं मिसाल के तौर पे 192.168.0.1 और मैं इस दूसरी मशीन को IP एड्रेस देता हूं 192.168.0.2 और इसी तरह से मैं यहां पे कहता हूं कि यहां पे एक PC1 है और यहां पे एक PC2 है और यहां पे भी मैं कहता हूं कि एक PC1 है और यहां पे भी एक PC2 है। पहले मुझे एक बात बताएं कि इज दैट पॉसिबल कि आपके पूरे नेटवर्क में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का नाम सेम हो? लॉजिकली बताएं, ऐसा हो सकता है? क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं, एक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इस PC1 का IP एड्रेस जो है ना वो ये है 200.100.50.1 मिसाल के तौर पे। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे यहां पे बैठ के अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए सोचूं और मैं किसी से कांटेक्ट करूं और मैं उसको कहूं कि भाई मुझे चाहिए IP एड्रेस, और किसका IP एड्रेस चाहिए? PC1 का। तो मुझे ये बताएं कि PC1 तो आपके नेटवर्क में 3, तो क्या डुप्लीकेशन होगी या नहीं होगी? जी क्यों जी, स्कीम पे बताइएगा मुझे, डुप्लीकेशन हो रही है या नहीं हो रही? हेलो हसन साहब, आपको आवाज आ रही है? नीस साहब आपको आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है जी मैंने ये पूछा है कि क्या ये लॉजिक है कि आपके एक ही नेटवर्क में एक से ज्यादा कंप्यूटर का सेम नाम हो? हो सकता है सर। बड़ी अच्छी बात बताई आपने, नहीं हो सकता। सर इसमें यह है कि हम लोग, अगर आप कह देते हैं, मैं आपसे मिसाल ले लेता हूं, आप कहते हैं हो सकता है, चले आपकी बात मान ली, हो गया, ओके। लेकिन अगर मैं यहां पे बैठ के इस कंप्यूटर से बैठ के मैं पूछता हूं कि भाई PC1 का IP एड्रेस क्या है, तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं कौन से PC1 का, जूनिपर के डिपार्टमेंट में लगा हुआ PC1 या सिस्को के डिपार्टमेंट में लगा हुआ PC1 या एडमिन के डिपार्टमेंट में लगा हुआ PC1? बिल्कुल ऐसे ही होगा ना? तो इसका मतलब यह है कि जब हम अपने नेटवर्क में कंप्यूटर्स को, डेफिनेटली हर कंप्यूटर का एक नाम होता है, होस्ट नेम होता है हर मशीन का। जैसे हमने अपने कंप्यूटर का होस्ट नेम नहीं रखा सर्वर 1, सर्वर 2। अब सर्वर 1 आपके नेटवर्क में किसी और मशीन का नहीं हो सकता, होगा तो डुप्लीकेट होगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर चाहिए कि जिसमें कंप्यूटर के नाम के साथ अगर हम डिपार्टमेंट का नाम भी ऐड कर दें तो डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है। लॉजिक समझे ना? अगर मैं यहां पे कहूं कि PC1 के साथ अगर मैं लिख दूं साथ में सिस्को, तो आपको क्या समझ में आएगी बात? मैं किस PC1 की बात कर रहा हूं? जो सिस्को डिपार्टमेंट के। ये समझ आ गया बात आपको? तो ये कॉन्सेप्ट है हायरार्किकल नेम का।
हायरार्किकल नेम का, कि अब आपके कंप्यूटर के नाम के साथ ये जो आगे चीज लगती है ना, इसको कहते हैं डीएनएक्स, सुफिक्स। ये होता है प्रीफिक्स और ये होता है सफिक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई PC1 कौन सा, सिस्को के डिपार्टमेंट में लगा हुआ। अच्छा, अगर मैं यहां पे कहता हूं PC1 अब मैं लिखता हूं, डॉट में लिखता हूं जूनिपर, तो मुझे कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, जरा बताइएगा, आप खुद बताएं कौन सा आईपी एड्रेस में। 100.50.1। तो आपने कैसे पहचाना, आपने कहा सबसे पहले मैं देखूंगा ये कौन सा डिपार्टमेंट है, फिर देखूंगा उस डिपार्टमेंट में ये कौन सा कंप्यूटर है। इस चीज को बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इसको बोलते हैं हायरार्किकल नेम। तो फ्लैट नेम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था डुप्लीकेशन और लिमिटेड नेम। अब आप एक ही नाम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का रख सकते हैं, बस उसके साथ जो सुफिक्स पोर्शन है ना, ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये चेंज होता जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये PC1 फलां डिपार्टमेंट का है, ये PC1 फलां डिपार्टमेंट का है। ओके, तो इसलिए हमें हायरार्किकल नेम की जरूरत पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, हमने यहां पे एक और सिनेरियो बनाया, और वो सिनेरियो अब डिफरेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हमें फ्लैट नेम की जरूरत क्यों पेश आई, वो भी आपको समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि जब तक डीएनएस नहीं था तो नेम रिजॉल्विंग कैसे होती थी। अब मैं उसको रिजॉल्व करके बताता हूं, मैं उस चीज को आपको एड्रेस करके बताता हूं कि जब तक हमारे पास डीएनएस नहीं था तो हमारा नेम रिजॉल्व कैसे होता था। जरा गौर से देखिएगा, मैं अब आपको यहां से ये चीज खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं कि यहां पे मेरे पास ये दो कंप्यूटर यहां पे भी हैं, और इसी तरह से एक या दो कंप्यूटर आप यहां पे भी लगा दें। ठीक है, आपने यहां पे इनको कनेक्ट कर दिया, ओके ओके एंड ओके जी। आपने कहा जी इस कंप्यूटर का नाम है PC3 और इस कंप्यूटर का नाम है PC4, इस कंप्यूटर का नाम है PC5 और इस कंप्यूटर का नाम है PC6। ओके, अब मैं PC3 का आईपी एड्रेस जो है वो मैंने असाइन किया हुआ है 192.168.0.3। PC4 का आईपी एड्रेस है 192.168.0.4 और PC5 का आईपी एड्रेस है 192.168.0.5 और PC6 का आईपी एड्रेस 192.168.0.6। ओके ओके, अब आप क्या करेंगे, आप एक फाइल बनाएंगे, बल्कि बनी हुई है होस्ट डॉट, ठीक है, आप एक होस्ट फाइल है, उस फाइल के अंदर आप एंट्री करेंगे। देखिए कैसे, PC1 और उसके आगे उसका आईपी एड्रेस, PC2 उसके आगे उसका आईपी एड्रेस, PC3 उसके आगे उसका आईपी एड्रेस जी, PC4 उसके आगे उसका आईपी एड्रेस, PC5 उसके आगे उसका आईपी एड्रेस और PC6 उसके आगे उसका आईपी एड्रेस। सर जो होस्ट फाइल होगी इसको कॉपी करके डेस्कटॉप बस पे ऐड करके अभी बताने लगा, जाना तो नहीं है ना कहीं पे आपने, है ना? नहीं सर। बस ठीक है, बैठे रहो चुप कर, ठीक है। अब पता है आपने वो छोटे थे सुना था, उस्ताद की कुर्सी पे बैठे तो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बस याद कर लो उसको, मेरे से आगे नहीं जाना, और एक मेरे तो अगे नहीं जाना, एक मौलवी तो अगे नहीं जाना। जिन्ना चिकर मौलवी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲवी ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਗੇ। सॉरी सर। नहीं, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोफेशनली चीज मैं साथ साथ करेक्ट करता रहता हूँ। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे जिंदगी में आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा साथ के साथ, पूरा समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपने कहा सर ये एक फाइल मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है सर, तो आप मेरे पास आए तो आपने कहा सर ये फाइल मैंने बड़ी मेहनत से पूरे नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर्स की एंट्री कर दी है सर मैंने, अब आपको टेंशन नहीं है। मैंने कहा ओके गुड, तो मैं ये फाइल पकड़ूंगा, ये फाइल जनाबे अली मैं इस कंप्यूटर में भी कॉपी करूंगा, इस कंप्यूटर में भी कॉपी करूंगा, इसमें भी कॉपी करूंगा, इसमें भी कॉपी करूंगा, इसमें भी कॉपी करूंगा,
इसमें भी कॉपी करूंगा। जी कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्योंकि हर कंप्यूटर के अंदर मुझे ये फाइल कॉपी करनी है, जिस जगह पे वो जगह दिखा देता हूं। हाँ जी, मैं अपने कंप्यूटर पे आ रहा हूं, मेरा लैपटॉप, ये सी ड्राइव नजर आ रही सबको, ये विंडोज का फोल्डर, सिस्टम 32, ये ड्राइवर्स का फोल्डर, ये ईटीसी का फोल्डर, और ये जनाब अली यहां पे एक फाइल पड़ी हुई है, होस्ट्स फाइल। ये देखिए, ये होस्ट्स, ठीक है ना। आप इसकी प्रॉपर्टी ले ले बेशक इस फाइल की, और ये होस्ट फाइल जो है ये आपके सामने नजर आ जाएगी आपको। आप इसकी डिटेल देखें तो ये होस्ट फाइल आपको यहाँ पे पूरी डिटेल इसकी मौजूद है। अब आप इस फाइल को राइट क्लिक करें, ओपन विद करें, और इसको नोटपैड में ओपन कर लें। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको इसके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त टेक्निक सिखाने लगा हूं, टेक्निक सिखाने लगा बड़ी जबरदस्त। ये देखें, आपको नजर आ गया ना, आपने कहा 192.168.0.1, ये जी PC1 का IP एड्रेस है, और 192.168.0.2 ये PC2 का IP एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है जी? बताएं, कॉन्सेप्ट समझाएं, मुझे पता चल रहा है इसका? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, ये फाइल आपकी एक और काम भी आती है। ये फाइल ऐसी फाइल है कि जब भी, हमेशा याद रखना, जब भी, तवज्जो करना, तवज्जो करना, जब भी आप पिंग करेंगे या जब भी www.google.com करेंगे ना, तो आपका कंप्यूटर जिस पहली फाइल को कंसल्ट करता है ना मशवरे के लिए, वो ये फाइल होती है। अगर आपके कंप्यूटर को google.com की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर मिल जाए, तो वो कभी भी डीएनएस के पास नहीं जाता। या देखो, मेरी एक बात, मुझे एक कॉन्सेप्ट बताओ, मुझे बताओ जरा, हसन साहब जरा आ जाए ना, जरा सारे जरा बोले। हसन, आवाज आ रही है? शाबाश। सर इमरान बशीर साहब, आपको आवाज आ रही है? कासिम, आपको आवाज आ रही है? अनीस साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे जरा अलर्ट होकर बताएं। जी सर। अब जरा, आ रही है। शाबाश। अब जरा तवज्जो से समझो, ये जो मैं चीज अब आपको बताने लगूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग है। डीएनएस को अगर पढ़ना है ना, तो डीएनएस को याद रखो कि डीएनएस अगर आपने पढ़ लिया यहां पे, तो क्लाउड में डीएनएस नहीं पढ़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा डिटेल में डीएनएस आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाला, जो मैं समझा दूंगा आपको। अगर आपको ये समझ आ गया, तो आप किसी भी तरह का डीएनएस टैकल कर लेंगे। जब भी कोई क्यूरी आप अपने एक्सप्लोरर में लिखते हैं, या जब भी कोई नेम रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आपकी ये फाइल कंसल्ट होती है। अगर इस फाइल में उस क्यूरी के अगेंस्ट में कोई आईपी मिल जाए, तो रिजॉल्व हो जाता है, डीएनएस के पास नहीं जाते। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने कोई चीज पूछनी है मुझसे कि यार मैं सर को कॉल करूंगा, तो मैं कहूंगा कि सर मुझे प्लीज इस सिलसिले में थोड़ी सी हेल्प करें, तो अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरे इर्द गिर्द अगर वो चीज मौजूद है तो मैं सर को तकलीफ ही ना दूं। और अगर वो चीज आपको वहां पे नजर नहीं आ रही, अपने लैपटॉप में नजर नहीं आ रही, अपनी टेबल पे नजर नहीं आ रही, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करोगे, सर प्लीज इस सिलसिले में मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें। यू गॉट इट? तो इसी तरह से हम इस फाइल को यूज करते थे, मैं तो करता था, वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए भी, आपके ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने के लिए भी। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं, तवज्जो करना, एक बंदा मेरे पास वेबसाइट ओपन करता है बार बार, मेरे इधर यूज करता है यूट्यूब, तो मैं करूंगा 127.0.0.1 और आगे लिख दूंगा www.youtube.com। तो जब भी वो यूट्यूब ओपन करेगा ना, तो यूट्यूब की क्यूरी के अगेंस्ट में क्या रिजॉल्व होगा? 127। और 127 क्या है? आप खुद हैं। तो आपकी क्यूरी कभी भी डीएनएस के पास जाएगी नहीं, और वो सर्कल में फंस जाएगा। वो कहेगा यार वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। तो एक तो हम इसको इस्तेमाल करते थे, हर वो वेबसाइट जो हम नहीं चाहते मेरे लैपटॉप पे ओपन हो, उसके अगेंस्ट में 127 को रिजॉल्व करवा देते थे, एक काम। दूसरा काम होता है रीडायरेक्ट करने का। रीडायरेक्ट करने का यह है कि मैं कहता हूं जब भी कोई बंदा www.yahoo.com लिख के इंटर करे, तो गूगल ओपन हो जाएगा। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। आपके पास होना चाहिए उसका एड्रेस, गूगल का, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। आप यहां पे देखें, आप यहां पे करते हैं google.com,
मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे करते हैं तो ये गूगल का आईपी एड्रेस है 142.250.18.36। तो आप याहू के अगेंस्ट में वो वाला आईपी एड्रेस लिख दें 142.250. फॉर एग्जांपल 18.7 फॉर एग्जांपल। तो इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर लिया आपने। नंबर 1, नेम रिजॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, और किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने के लिए भी। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आपकी क्यूरी डीएनएस के पास उस वक्त जाती है जब उसको होस्ट फाइल के थ्रू मदद ना मिले। हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? जी सर। ओके। अब आप जब ये फाइल एडिट करेंगे तो ये होनी नहीं है। क्यों? कि विंडोज क्या करती है, पहले तो हो जाता था एक्सपी लेवल तक हो जाता था, विंडोज अब क्या करती है कि हर वो फाइल जो वो यूज करती है उसको ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा देते हैं। रीड ओनली का एट्रीब्यूट का मतलब है आप उसके अंदर जो है ना वो एडिट शेडिट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप करके इसमें ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि ये फाइल इस तरह से इस्तेमाल होती है। अच्छा, नो, ओके। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये नेम रिजॉल्विंग आपको समझ में आ गई, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था। ये जो स्टैटिक नेम रिजॉल्विंग थी इसका एक प्रॉब्लम था। मिसाल के तौर पे आपने कल को PC4 का आईपी एड्रेस चेंज हो गया, PC4 का आईपी एड्रेस चेंज हो गया, और PC4 का आईपी एड्रेस चेंज होके ये हो गया जी 192.168.0.40 फॉर एग्जांपल। मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा? सर हर पीसी फाइल को जाके एडिट करना होगा। यस, दैट वाज द डिसएडवांटेज। एक्सीलेंट। तो मुझे सबसे पहले आपको एक फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये फाइल वापस सब के अंदर कॉपी करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, बहुत बड़ी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि आपके नेटवर्क में से PC3 उतार दिया गया, PC5 उतार दिया गया, लेकिन अब आपको इसमें से वो एंट्रियां दोबारा से मैन्युअली रिमूव करनी पड़ेगी और फिर ये फाइल दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी। दैट वाज द प्रॉब्लम विद द स्टैटिक नेम रिजॉल्विंग। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि अगर आपके नेटवर्क में कभी डीएनएस नहीं है तो ये काम आप इस फाइल के थ्रू करवा सकते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। जी, समझ आ गया जी आपको फाइल? जी सर, समझ आ गया। ओके। अच्छा, एक जब आपको मैंने फाइल दिखाई ना, वहां पे एक और फाइल भी है। ये देखिए LM होस्ट फाइल भी नजर आ रही है आपको। तो जिस तरह डीएनएस का काम ये फाइल करती थी होस्ट फाइल, इसी तरह जो काम आप विंज सर्वर से करवाते थे ना, वो काम करती थी LMS होस्ट फाइल। ठीक है, लेकिन होस्ट फाइल अब दोनों काम करती है। होस्ट फाइल के अंदर ये एबिलिटी है कि ये फ्लैट नेम को भी रिजॉल्व कर सकती है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को भी रिजॉल्व कर सकती है। डीएनएस के अंदर भी यही एबिलिटी है कि डीएनएस कहता है कि मैं फ्लैट नेम को भी रिजॉल्व कर सकता हूं और मैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को भी रिजॉल्व कर सकता हूं। इसलिए अभी हमें विंज सर्वर की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेम रिजॉल्विंग मेरे ख्याल में आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि नेम रिजॉल्विंग होती क्या है। क्यों जी, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया नेम रिजॉल्विंग का? ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ कमांडें शुरू में ही करवा देता हूं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं तो मुझे यहां पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप के पास आपके कंप्यूटर के अंदर डीएनएस कैशे बिल्ड हुई हुई है, क्योंकि जो वेबसाइट आप एक दफा खोलते हैं ना, उसका नेम रिजॉल्व होने के बाद उसका आईपी आपकी डीएनएस कैशे में सेव हो जाता है। तो डीएनएस कैशे को रिजॉल्व खत्म करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए ipconfig/flush डीएनएस की कमांड यूज करते हैं, पहली कमांड। दूसरी कमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यूज करनी पड़ेगी डीएनएस की टेस्टिंग के लिए, डीएनएस की ट्रबल शूटिंग के लिए, वो है NSLOOKUP। ये यूटिलिटी आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे। NSLOOKUP की क्यूरी आप यहां पे कुछ भी टाइप करें, मिसाल के तौर पे आप यहां पे कुछ भी लिख देते हैं, आप कहते हैं PC1 का पता है तो वो बताएगा इन नाउ
आई डोंट नो अबाउट इट। आप पूछे PC2 का पता है, वो कहेगा अननोन, आई डोंट। www.yahoo.com का पता है, अगर पता है तो उसका नाम रिजॉल्व करके आपके हैंड ओवर कर देगा। ये देखें जरा, क्लियर। तो NS लुकअप आपके पास एक यूटिलिटी है जो DNS की टेस्टिंग, वेरिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। यहां तक की गुफ्तगू करने के बाद आज का सिनेरियो क्या है, आते हैं। सबसे पहले नेम रिजॉल्विंग को हमने डिस्कस कर लिया। यह चीज मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि नाम दो तरह का होगा। एक नाम जो होगा उसको कहेंगे होस्ट नेम, लाइक दिस वन, इसको होस्ट नेम भी कहते हैं, इसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी कहते हैं। इस नाम की ब्यूटी ये है कि ये 255 कैरेक्टर तक का कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन एक नाम और होता है जिसको हम ओल्ड नेम कहते हैं, कंप्यूटर नेम कहते हैं। ये होता है नेट बायोस नेम। क्या कहते हैं इसको? नेट बायोस नेम, सिंपल नेम, फ्लैट नेम, और ये 15 कैरेक्टर तक हो सकता है। क्लियर? यहां तक समझ आ गए? तो होस्ट नेम जो होगा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, उसमें हमेशा डॉट जरूर होगा, और फ्लैट नेम के अंदर डॉट नहीं होता। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे, DNS इस्तेमाल क्यों होगा? DNS कहता है कि मुझे आप इस्तेमाल करेंगे होस्ट नेम को IP में रिजॉल्व करने के लिए और IP को होस्ट नेम में रिजॉल्व करने के लिए। और याद रखें, आप अपने नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर DNS को तलाश ही नहीं कर सकता, कोई भी कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर को तलाश ही नहीं कर सकता, और कोई भी कंप्यूटर ग्लोबल कैटलॉग तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि मैं इन्वॉल्व नहीं होता। यानी इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपकी कंपनी में एक टेलीफोन ऑपरेटर है। आप टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करते हो और उसको करते हो 0 डायल करते हो, टून, और वो उठाता है शफकात साहब को मिला दे, तो वो शफकात का नंबर डायल कर देता है। आप उसको टून एडमिन में मिला दें, और फिर आप बेल करते हैं, आप उसको कहते हैं कि यार मुझे हेड ऑफिस में मिला दो। तो जो काम आपका ऑपरेटर करता है वो काम DNS कर रहा है। क्यों? क्योंकि DNS के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो ईमेल सर्वर है, आप ईमेल सर्वर जितना भी है वो आपका DNS के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर मैं बात बता दूं, DNS कहता है मैं नेम को IP में रिजॉल्व करूंगा, IP को नेम में रिजॉल्व करूंगा। गुड हो गया। डोमेन कंट्रोलर और ग्लोबल कैटलॉग तक आप पहुंच ही नहीं सकते, क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के। और इसके अलावा मेल सर्वर तक भी आप विदाउट DNS नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ओके, मान ली बात, DNS के बारे में आपने मुझे बता दिया। तो सर DNS काम कैसे करता है? तो मैं कहूंगा DNS कहता है कि मैं कुछ डेटाबेसेस मेंटेन करता हूं, मैं डेटाबेस मेंटेन करता हूं। ओके, तो वो जो डेटाबेस होती है उस डेटाबेस को मैं बेसिकली जोन कहता हूं। जोन यानी DNS कहता है कि मैं आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना उसको मेंटेन करता हूं। ये बात DNS क्यों कह रहा है, इसको बात को समझ लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात DNS क्यों कह रहा है कि मैं जोन बनाता हूं? देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नेटवर्क के अंदर, तवज्जो से समझना, आपके नेटवर्क के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट्स का अपना अपना DNS हो। नहीं, आप कहेंगे सर डिपार्टमेंट 6 हैं, DNS 1 होगा, लेकिन उसके अंदर जोन 6 बना दूंगा, उसके अंदर 6 डेटाबेसेस बना दूंगा। हर डेटाबेस एक अलग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, हर डेटाबेस एक अलग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना? जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का जोन अलग होगा, मैथ डिपार्टमेंट का जोन अलग होगा। तो मैथ के जोन के अंदर मैथ डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स के रिकॉर्ड होंगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश का जो जोन होगा उसके अंदर इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर्स होंगे उनका रिकॉर्ड होगा। तो जोन बेसिकली डेटाबेस है जिसमें DNS अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। हम इसको बनाएंगे और बड़े मजे से बनेंगे। तो जोन तो 2 तरह के होते हैं सर। एक जोन तो ऐसा है जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा जब हम DNS बनाएंगे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड लुकअप जोन। ये फॉरवर्ड लुकअप जोन जो होता है ये IP को, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन जो होता है, ये बेसिकली नेम को
आईपी में रिजॉल्व करने के लिए होता है, नेम इनटू आईपी। लेकिन ये जो रिवर्स लुकअप जोन है ये हमें मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, और मैं खुद करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये आईपी को नेम में रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दो जोन बनेंगे, एक होगा फॉरवर्ड लुकअप जोन, एक होगा रिवर्स लुकअप जोन। हर लुकअप जोन के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे और हर रिकॉर्ड की एक टाइप होगी। मुझे ज्यादा रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद एक रिकॉर्ड बता देता हूं। ए रिकॉर्ड, इसको कहते हैं होस्ट रिकॉर्ड। जब भी किसी कंप्यूटर की एंट्री डीएनएस में ऐड करनी पड़ेगी तो उसकी एंट्री ऐड करने के लिए जो रिकॉर्ड ऐड करूंगा वो ए रिकॉर्ड होगा। और एक रिकॉर्ड और बड़ा जबरदस्त है, इसको कहते हैं सी नेम, इसको कहते हैं एलियस, इसको कहते हैं उर्फ। यानी अगर आप देखें किसी भी बंदे का नाम है मिसाल के तौर पे जावेद, तो आप उसको कहते हैं जेदा। जेदा उसका निक नेम है। ये निक नेम क्यों होता है? शॉर्टकट। तो डीएनएस का एक और काम भी है जो कि मैंने आपके साथ जिक्र नहीं किया। डीएनएस नाम को आईपी में रिजॉल्व करेगा, आईपी को नाम में रिजॉल्व करेगा, और नाम को नाम में भी रिजॉल्व करेगा। वो कैसे? आप कहते हैं कि एक सर्वर है, वो बहुत लंबा नाम है उसका, देखें www.easyexpert.edu.pk। आप कहेंगे सर इतना लंबा नाम मुझे याद रखना बहुत मुश्किल है सर कुछ ऐसा शॉर्टकट नेम नहीं हो सकता? तो मैं कहता हूं हाँ हो सकता है। आप इजी एक्सपी लिख दे बस। तो जैसे इजी एक्सपी लिख के मैं एंटर करूंगा तो बेसिकली ये खुद ब खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेम इनटू नेम रिजॉल्विंग। ठीक है, उसके लिए जो मुझे रिकॉर्ड चाहिए होगा वो सी नेम होगा, बाकी रिकॉर्ड की आपको फिर वक्त जरूरत नहीं है। अच्छा, एक रिकॉर्ड और है पीटीआर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो दोनों रिकॉर्ड है ना, ए रिकॉर्ड और सी नेम, ये रिकॉर्ड आपको नजर आएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर, और जो रिकॉर्ड हम रिवर्स लुकअप जोन के अंदर ऐड करेंगे वो पीटीआर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आईपी को नेम में रिजॉल्व करने के लिए जो रिकॉर्ड ऐड होता है वो पीटीआर होता है। ओके, अच्छा, अब यहां पे डीएनएस कैसे काम करता है? डीएनएस बेसिकली नेम रिजॉल्विंग कैसे करता है, इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। आपके इस कंप्यूटर के ऊपर आपने एक क्यूरी टाइप की www.microsoft.com की। ये क्यूरी सबसे पहले वो अपनी लोकल डेटाबेस में चेक करेगा, कैशे में चेक करेगा कि ऑलरेडी कहीं इस क्यूरी के अगेंस्ट में कोई आईपी मेरे पास डीएनएस कैशे में है, नहीं है। फिर वो चेक करेगा वही होस्ट फाइल, अगर वहां पे भी नहीं है तो फिर वो देखेगा अपने पास डीएनएस का आईपी, याद है, डीएनएस आईपी देखेगा और वो क्यूरी अपने डीएनएस लोकल डीएनएस को वो फॉरवर्ड कर देगा। अब लोकल डीएनएस के पास अगर तो वो रिकॉर्ड मौजूद है तो वो फौरन इसका जवाब दे देगा और क्यूरी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप लोकल डीएनएस से एक ऐसा रिकॉर्ड पूछ रहे हैं जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो याद रखना हर लोकल डीएनएस के पास एक रूट रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। रूट रिकॉर्ड, आप टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करते हैं, आप टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करके कहते हैं कि जनाब अली मुझे शफकात साहब से मिला दें। वो शफकात साहब का नंबर डायल करता है, क्यों? शफकात साहब भी उसी कंपनी में काम करते थे। आप उनको अली साहब का कहते हैं, हैदर साहब का कहते हैं, वो आपको नंबर डायल कर देता है। लेकिन आप उनको कहते हैं कि जनाब अली मुझे आप इस तरह करें, मुझे पीआईए का नंबर चाहिए, पीआईए हेड ऑफिस का नंबर चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो टेलीफोनिक डायरेक्टरी को ओपन करेंगे और वहां से पीआईए का नंबर देखेंगे और आपको वो नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड रूट रिकॉर्ड। तो आपके हर डीएनएस के अंदर एक रूट रिकॉर्ड होता है जो कि आपकी क्यूरी को इंटरनेट डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर देता है और वो क्यूरी वहां पे चली जाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी जब मैं डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो वो रूट रिकॉर्ड आपको इंशाल्लाह, ये सारी थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि लैब के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रूट रिकॉर्ड के पास वो क्यूरी रूट डीएनएस के पास जाएगी। रूट डीएनएस सबसे पहले .com को सर्च करेगा, .com के सर्वर को एड्रेस करेगा। ओके, .com के पास जब क्यूरी जाएगी तो उसमें .yahoo भी होगा, गूगल भी होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को एड्रेस किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का एड्रेस, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सर्वर्स हैं, वेब सर्वर भी है, मेल सर्वर भी है, स्टोरेज सर्वर भी है। तो
आपकी क्यूरी पहले जाएगी .com के पास, फिर जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के पास, ओके, और फिर वहां से जो क्यूरी है वो रिजॉल्व होके वापस आएगी लाइक दिस। ये देखें, देख, यस यस, और वो क्यूरी आपके लोकल डीएनएस में आई, लोकल डीएनएस ने वो क्यूरी अपने पास कैशे में सेव कर ली, और किस में सेव कर ली? डीएनएस कैशे में। और उसके बाद ये क्यूरी इसके पास आ गई, और इसने भी वो क्यूरी अपनी कहां पे सेव कर ली? डीएनएस कैशे में। नेक्स्ट टाइम जब आप इसके ऊपर यही वेबसाइट ओपन करोगे तो ये क्यूरी कहां से उठाएगा? अपने डीएनएस कैशे में से, और आपकी क्यूरी इंटरनेट पे नहीं जाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिजॉल्विंग में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो तो वो क्यूरीज फौरन ओपन हो जाती है, बिकॉज वो कैशे में सेव होती है। ठीक है, ओके, ये देखें आपका वो आईपी एड्रेस आ गया, लाइक दिस वन, वो आईपी एड्रेस आ गया, तो वो आईपी एड्रेस उसने यहाँ पे अपने पास कैशे में ये वाला सेव कर लिया। ओके जी, अच्छा, ये वो हायरार्की है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं। अभी आपको एक और चीज यहां पे बता देना चाहता हूं, LLMNR, ये बेसिकली ये जो आपके पास जी, ये जो लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन मेथड है ना, LLMNR, ये बेसिकली आईपी वर्जन 6 में एक टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई है, और ये जो है इस LLMNR की वजह से आपको डीएनएस और विन से छुटकारा मिल गया। ये एक एडिशनल मेथड है नेम रिजॉल्विंग का, लेकिन ये आईपी वर्जन 6 के अंदर काम करता है, इसे पहले ये नहीं था। ठीक है, अब इसके लिए LLMNR के लिए जरूरी है कि आपकी नेटवर्क डिस्कवरी मिस्ट बी इनेबल्ड, फिर ये काम करेगा, और वो मैं फिर आपको नेक्स्ट में भी बताता हूं कि कैसे। लेकिन फिर वक्त ये एक हायरार्की है कि जब किसी भी कंप्यूटर के ऊपर कोई नेम रिजॉल्विंग क्यूरी हो तो सबसे पहले देखें वो क्या है, वो सबसे पहले अपना लोकल होस्ट नेम चेक करता है, फिर वो LM होस्ट फाइल को चेक करता है, इधर से सॉरी डीएनएस रिजॉल्व कैशे को चेक करता है, होस्ट फाइल के कंटेंट को चेक करता है, फिर वो राब्ता करता है डीएनएस सर्वर से, या फिर वो LLMNR जो आईपी वर्जन 6 के ऑप्शन उसको चेक करता है। अगर डीएनएस भी नहीं है, LMNR भी नहीं है, फिर वो नेट बस नेम कैशे को चेक करता है, विंज सर्वर को, अगर नहीं तो फिर ब्रॉडकास्ट करता है, और सबसे आखिर में LM होस्ट फाइल। बस यूं याद रखें कि जब किसी भी कंप्यूटर पे आप नेम रिजॉल्विंग की क्यूरी देते हैं तो सबसे पहले वो लोकल कैशे को चेक करता है डीएनएस, ये कंप्यूटर अपनी लोकल डीएनएस कैशे को चेक करता है, अगर वहां पे वो नेट एंट्री ना हो फिर होस्ट फाइल को चेक करता है, और अगर वहां पे भी ना हो तो फिर डीएनएस को कंसल्ट करता है। ये बात याद रखना आप, ठीक है। अगर आपको मैंने जैसे बताया है कि अगर यहां पे ही उसको कोई क्यूरी मिल जाए www.google के अगेंस्ट में, याद रखना अगर इसके अगेंस्ट में उसको होस्ट फाइल में कोई एंट्री मिल गई है तो आपकी क्यूरी कभी भी डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाएगी। तो याद रखें, जब भी आप डीएनएस की ट्रबल शूटिंग करेंगे तो सबसे पहले आप अपने इस कंप्यूटर की लोकल कैशे को, इसकी लोकल डीएनएस कैशे को खत्म करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कहीं इस क्यूरी का रिकॉर्ड आपके इस कंप्यूटर की लोकल होस्ट फाइल में तो नहीं है, फिर आप डीएनएस पे जाएंगे ट्रबल शूट करने के लिए। तो ये क्यूरी मैं आपको बता चुका हूं, आईपी कॉन्फ़िग की कमांड के बारे में भी बता चुका हूं, और एनएस लुकअप भी बता चुका हूं। ओके, एक चीज और मैं यहां पे, हाँ जी, देखिए जी, आपकी डीएनएस की क्यूरी दो तरह की होती है, एक होती है रिकर्सिव क्यूरी और एक होती है आपके पास आइटरेटिव क्यूरी। दो क्यूरीज हैं, रिकर्सिव क्यूरी, आइटरेटिव क्यूरी। रिकर्सिव क्यूरी क्या होती है कि आपके कंप्यूटर ने एक रिक्वेस्ट भेजी डीएनएस को कि भाई मुझे इसका आईपी एड्रेस चाहिए, तवज्जो कीजिएगा, इसका मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ये डीएनएस सर्वर अपनी लोकल डेटाबेस में चेक करेगा, अगर इस पूरी क्यूरी के आईपी एड्रेस उसके पास मौजूद है तो वो उसको बदले में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। यानी मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा जी मेरा नाम शाहिद है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव क्यूरी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि
आपके वालिद साहब का नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? तो आप कहते हैं सर वालिद साहब का नाम तो मैं बता सकता हूं, लेकिन हम कहां से आए थे ये मैं वालिद साहब से पूछ के बताऊंगा। इस क्यूरी को कहते हैं आइटरेटिव क्यूरी, कि आपकी रिक्वेस्ट किसी सर्वर के पास जाए और वो सर्वर फर्दर आपकी क्यूरी आगे किसी सर्वर को भेजे, क्योंकि उसके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है। उसको आइटरेटिव क्यूरी कहते हैं। क्लियर है? और कंप्लीट रिजॉल्व को रिकर्सिव क्यूरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बार बार जिक्र कर रहा था और वो मैं अब आपको बताने लगा हूं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डर। फॉरवर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने इसकी मजीद सिनेरियो भी डिस्कस किया है, जरूर उसको कंसल्ट करें। मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक मिसाल ले लेता हूं, cisco.com का एक सर्वर मेरे पास पड़ा हुआ है। cisco.com का एक सर्वर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो आपको एक सिनेरियो बताने लगूं। हाँ जी, cisco.com का एक सर्वर मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरे यहां पे लोकल जो क्यूरीज चाह रही है ना, लोकल, वो चाह रही है easyexpert.com की। यूं समझ लो कि मेरा लोकल जो डीएनएस है ना, तवज्जो करना, यानी अगर मेरे पास को क्यूरी आ जाती है, मिसाल के तौर पे तवज्जो करना, pc1.easyexpert.com, तो मुझे बताएं इस क्यूरी के साथ क्या लिखा हुआ है? pc1 के साथ क्या लिखा हुआ है जी? क्या लिखा हुआ है? इसके साथ लिखा हुआ है easyexpert.com। तो ये सर्वर कहेगा अच्छा ये तो मेरे पास है, इसको तो मैं देख रहा हूं, easyexpert.com को, easyexpert.com को तो मैं देख रहा हूं। तो इस ये अपनी डेटाबेस में चेक करेगा pc1 का आईपी एड्रेस, ओके, और आपको यहां से जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी क्यूरी से पूछते हैं लाइक दिस वन, pc2.cisco.com, आप मुझे बताएं, आपने क्यूरी cisco.com के लिए रिजॉल्व की, ये रिक्वेस्ट भी आपके लोकल डीएनएस के पास जाएगी, लेकिन लोकल डीएनएस कहेगा यार मैं तो easyexpert.com को टैकल कर रहा हूं, ये जो cisco.com है ना, इसके पास मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंटरनेट पे चला जाऊं रूट हिंट के पास, वो मेरी मदद करे cisco.com तक पहुंचने में, या फिर आपने मुझे बकायदा तौर पे आईपी एड्रेस बताया हो उस सर्वर का जिसके ऊपर ये वाला जोन चल रहा है, तो मैं बजाय इसके कि इंटरनेट पे जाऊं, मैं इस डीएनएस की जो क्यूरी है उस स्पेसिफिक सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा। इसको कहते हैं फॉरवर्डर। फॉरवर्डर, यू गॉट इट? ये बजाय इसके कि आप इंटरनेट पे जाओ, मैं अपने डीएनएस सर्वर को बता दूंगा कि देखो भाई easyexpert.com तो तुम टैकल कर रहे हो, अगर इसकी कोई क्यूरी आ जाए तो तुमने खुद रिजॉल्व करनी है। उसने कहा जी जो हुक्म। अगर इसके अलावा कोई क्यूरी आ जाए तो तुम इंटरनेट पे चले जाना। लेकिन रुकना रुकना रुकना, अगर तुम्हारे पास कोई क्यूरी cisco.com से रिलेटेड आ जाए तो मैं तुम्हें cisco.com का एक आईपी एड्रेस बताने लगूं उस सर्वर का, तुम cisco.com की क्यूरी इंटरनेट पे भेजने की बजाय उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देना। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डर। और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ आपको, आते हैं तमाम लोग समझना, ipconfig/all। क्या यहाँ पे मुझे डीएनएस, ये देखिए मेरा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी, तमाम लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे जी। मेरे डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो क्या है 192.168.100. जी? हसन साहब क्या है डिफॉल्ट गेटवे का आईपी? 100.1 सर। 100.1। और यही डिफॉल्ट गेटवे मेरा डीएनएस सर्वर भी है। ये देखिए, बेसिकली ये मेरा डीएनएस नहीं है, ये मेरा डीएनएस फॉरवर्डर है कि मेरी क्यूरी रिजॉल्विंग के लिए मेरे डीएसएल मोडेम के पास जाती है और वो मोडेम कहता है यार मैं क्या और मेरी औकात क्या, बस मैं तुम्हारी क्यूरी पकड़ के आगे फॉरवर्ड कर देता हूं क्योंकि मेरे पास नहीं है। देखे ना, एनएस लुकअप, आप जब यहां पे आते हैं तो आप कहते हैं www.yahoo.com, तो देखें आपकी क्यूरी आगे फॉरवर्ड हो जाती है। ये देखें, ये देखें, ये क्यूरी आगे फॉरवर्ड होगी, उसके पास नहीं है। ठीक, आगे चली जाती है, भाई मैं आगे भेज देता हूँ, आगे भेज देता हूँ, आगे भेज देता हूँ, आईएसपी के पास चली जाती है।
और आखिरी चीज जो इसमें है, फॉरवर्डिंग में बता चुका हूं आपको, डीएनएस कैशे भी बता चुका हूं। ये देखें, जब आपकी एक दफा क्यूरी रिजॉल्व होके आती है तो वो क्यूरी आपका ये सर्वर अपनी डीएनएस कैशे में सेव कर लेता है, लाइक दिस वन। इसने वो क्यूरी को जब रिजॉल्व होके इसके पास आई तो आपके डीएनएस सर्वर ने वो क्यूरी अपने पास सेव कर ली। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको तवज्जो क्यों दिला रहा हूं, इसलिए कि डीएनएस कैशे बनाने के लिए मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। बस ये होगा कि जो क्यूरी भी मेरी डीएनएस के पास जाएगी, डीएनएस वो आगे फॉरवर्ड करेगा और जो जवाब आएगा उसको कैशे में नोट करता जाएगा। इसके ऊपर मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं दिखाऊंगा, बड़ी मजे की लैब है, छोटी सी लैब है बस। ये देखें, नेक्स्ट टाइम जब कोई और क्लाइंट वो क्यूरी रिजॉल्व करता है तो डीएनएस कैशे उसको खुद ही रिप्लाई कर देता है। ठीक है, अच्छा ये चीज करनी है। और उसके बाद हाँ जी, जोन की टाइप्स है जी। बस इसमें एक जोन प्राइमरी है। प्राइमरी जोन वो है जो हम डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी जो मैं जोन बनाऊंगा वो भी प्राइमरी ही होगा। क्यों? प्राइमरी डीएनएस ऐसा है जिसमें मैं आपके सामने एंट्रियां करूंगा भी, डिलीट भी करूंगा, मॉडिफाई भी करूंगा अपनी मर्जी से। एक तो डीएनएस में होगा ना ऑटोमेटिकली एंट्रियां होंगी, एक होगा मैं मैन्युअली भी करूंगा एंट्रीज। लेकिन आपका जो सेकेंडरी जोन होता है ना, ये हम जब आरओडीसी कॉन्फ़िगर करेंगे ना, उसके अंदर जो जोन बनेगा वो सेकेंडरी जोन होगा। सेकेंडरी जोन वो होता है जिसके अंदर आप किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन ना करें। बेसिकली सेकेंडरी जोन इटसेल्फ कुछ नहीं होता, वो प्राइमरी जोन की डाउनलोडेड एक फाइल होती है। सेकेंडरी जोन कहता है भाई मैं तो डाउनलोड करता हूं प्राइमरी जोन से इंफॉर्मेशन, तुम जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो प्राइमरी जोन में जाके करो, मैं वहां से डाउनलोड कर लूं। सेकेंडरी जोन रीड ओनली होता है। अच्छा, एक होता है स्टब जोन, ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूं, अभी नहीं समझाऊंगा। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन वो होता है जो आपका डोमेन कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेट होके काम करता है। क्योंकि कल मैंने इंशाल्लाह जो अगला लैब है, मैंने डोमेन से पहले आपको डीएनएस बना के, बस ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अगली जो लैब होगी सर, उस लैब के अंदर मैं आपको दो काम करूंगे अगले सिनेरियो के अंदर। एक काम ये होगा कि पहले दो मशीनें मुझे चाहिए होंगी, सर्वर 1 और सर्वर 2। मैं सर्वर 1 को डीएनएस बनाऊंगा, क्योंकि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो डीएनएस चुटकी में इंस्टॉल हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। मैं मैनुअली आपसे डीएनएस एक स्टैंड अलोन सर्वर पे कॉन्फ़िगर करवाऊंगा, सामने करके दिखाऊंगा। और ये जो सारी थ्योरी आपके साथ डिस्कस की है, ये सारी थ्योरी इसलिए मैंने बताई है कि जब मैं ये मैनुअली एंट्रियां करूंगा तो इंशाल्लाह ये आपको घुट जाएंगी। बस हौसला रखना है, अगले लेक्चर में अटेंड जरूर करना, ठीक है। अब बस आज का लेक्चर यहीं पे, कुछ सवाल हो तो पूछ ले और मुलाकात होगी परसों इंशाल्लाह। मैं ये जी वालेकुम सलाम। अपलोड हो जाएगी जी बिल्कुल अपलोड कर देते हैं जी, कर देते हैं जी। आप और बताएं जी। जी सर, जी अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? थोड़ा सा एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी, थोड़ा सा क्यों, ज्यादा पूछो जनाब, थोड़ा सा पूछने की ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है। ਤੁਸੀਂ 2-3 किलो सवाल पूछो ਤੁਸੀਂ, मतलब थोड़े देर तक काम ही कोई नहीं ना हैगा। सर ये जो हर कंपनी जितनी छोटी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन्होंने अपना डीएनएस सर्वर लगाया होता है, जितनी भी इदारे होते हैं छोटे या बड़े। जी हर कंपनी के अंदर मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपका भला करे, कोई भी आपकी कंपनी जो है उसमें कैमरा देखिए ना। अब एक मैं हूं, मेरी बात सुनो, मैं कहां पे कैमरा याद रखता फिरूंगा, तो कैमरे का नाम कैसे होगा? फर्स्ट फ्लोर कैम 1, सेकंड फ्लोर कैम 2, थर्ड फ्लोर कैम एज, जूम कैम। ये जो कैमरों के नाम है ना, इनके पीछे इनकी आईपी हैं, और उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें डीएनएस की चाहिए। प्रिंटर लगे हुए हैं, प्रिंटर आपके लगे हुए हैं, तो प्रिंटर को आईपी से तो नहीं एक्सेस करेंगे, ठीक है। आप प्रिंटर को उनके नाम से सर्च करते हैं, एचपी प्रिंटर 1 फ्लोर 1, तो आपको बेसिकली
रिजॉल्व करनी है क्यूरीज नाम से आईपी में, क्योंकि नेटवर्क के अंदर चाहे राउटर हो, स्विच हो, कैमरा हो, एक्सेस पॉइंट हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज जो होती है उसको नाम के थ्रू एक्सेस करना आसान है, आईपी याद रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए नेम रिजॉल्विंग के बगैर कोई नेटवर्क नहीं चलता, ये बात याद रख लें। क्योंकि बिकॉज में भी होटल में होना 5 स्टार एक होटल है, तो उनकी एक्सेस हमारे पास है डाटा सर्वर रूम की, तो वहाँ पे हम जाके जब हम पेट्रोलिंग करते हैं हम देखते हैं जाके ना, तो मैंने जाके देखता होता हूँ सारा सर्वर लगे हुए हैं, बकायदा ऊपर लिखा होता है, मेंशन टैगिंग हुई होती है ये फलाना Yes. सर्वर है, तो मैंने वहाँ से Yes. की डिवाइस भी देखी है। बिल्कुल, वो जो टैगिंग होती है ना, वो जो टैगिंग होती है, अगर वो टैगिंग ना हो तो फिर आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ट्रबल शूट करना। तो जो टैग लगे हुए होते हैं वो टैग, आप उनके पीछे आईपी क्या है, वो आईपी नहीं लिखे होंगे, बाज़ का तो आईपी भी लिखे होते हैं अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन प्राइवेसी के लिए नहीं लिखे होते। लेकिन उस नाम को आईपी में रिजॉल्व करने के लिए पीछे जरूर रिजॉल्विंग सर्वर कोई ना कोई चल रहा होता है और बड़ी डीएनएस होता है। नॉर्मली तौर पे देखें ना, जैसे यहाँ पे है मिसाल के तौर पे मेरे पास इस वक्त, तो मेरे पास यहाँ पे अगर एक डीएसएल चल रहा है, तो मेरे पास अगर 6-7 कंप्यूटर है तो मुझे डीएनएस की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी 20, 25, 30 कंप्यूटर का नेटवर्क ऊपर एक्सटेंड कर जाता है, तो फिर आपके लिए डीएनएस के बगैर रिजॉल्व सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब देखिए जैसे मिसाल है यहाँ पे देखते हैं, अब आपको रिमोट डेस्कटॉप, ये देखें, अब जरा गौर करना, रिमोट डेस्कटॉप अगर मैंने करना है किसी मशीन को, तो सर्वर 1 को करना है, सर्वर 2 को करना है, सर्वर 3 को करना है, तो मुझे उनके आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल ही लिखा हो सर्वर 1 और मैं इसको इंटर करूं, तो कोई सिस्टम होना चाहिए जो इसको पकड़ के आईपी में ट्रांसलेट कर दे, तो इसलिए ये आसान है आईपी की निस्बत, तो इसलिए इसके बगैर नहीं चलता काम।